हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 5 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी बता चुके हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग पिछला 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले 5 वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर के बोर्ड लेवल तक के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुके हैं। तो जब तक आप लोग बेसिक से इस चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक यह चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिल्कुल शुरू से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, आज का जो यह क्लास है इस चैप्टर का 6ठा क्लास है, यानी कि 6वां पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा, इस बार भी जरूर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे और इस क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, हम लोग समझते हैं कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। पिछले वीडियो में भी हम आपको बहुत सारे धातुओं के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से धातुओं की प्राप्ति की जाती है। तो चलिए, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति मैग्नीज ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। मैग्नीज कहां से प्राप्त किया जाता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड से। कह रहा है कि जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है, और इस अवस्था में एल्युमिनियम अपचायक का कार्य करता है। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया, अपचायक। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग किस प्रकार से धातु की प्राप्ति होती है इसके बारे में समझ लीजिए। क्या कह रहा है, एक बार फिर से आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति मैग्नीज ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO2। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज कहां से प्राप्त किया जाता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड से। और कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। अच्छा, अब एल्युमिनियम चूर्ण हम लोग क्यों मिलाते हैं? तो इसका जवाब भी यहां पर लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम जो है वह अपचायक का कार्य करता है। अब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि अपचायक कहने का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से आप लोग समझिए, हम आपको अपचायक कहने का मतलब बताते हैं। कभी कभी अलग से भी लघु उत्तरीय में पूछ देता है कि अपचायक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपचायक ऐसे रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक को कहते हैं। अगर संभव हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ यहां पर अपचायक का परिभाषा बोल दे रहे हैं। कह रहा है कि अपचायक ऐसे रासायनिक तत्व या ऐसे रासायनिक यौगिक को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य रसायन को देता है। यानी कि जो दूसरे रसायन को इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेता है, कहने का मतलब आप लोग समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको हम लोग अपचायक बोलेंगे, लेकिन जो रसायन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं। और यही अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों को मिला करके यदि हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अपचायक कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रसायन इलेक्ट्रॉन देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। तो यहां पर एल्युमिनियम चूर्ण हम लोग इसलिए मिलाते हैं ताकि एल्युमिनियम चूर्ण मैग्नीज ऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दे सके, और क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक अभिक्रिया होगा नहीं, इसलिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाते हैं ताकि एल्युमिनियम जो है यह अपचायक का कार्य करे। तो उम्मीद करते हैं कि मैग्नीज धातु के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। बस आप लोगों को लिखना है कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति मैग्नीज ऑक्साइड से की जाती है। जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम अपचायक का कार्य करता है। अब चलिए, इसको अभिक्रिया के माध्यम से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर जब आप लोग
लोग परिभाषा लिखिएगा तो नीचे यह वाला रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, MnO2 + Al, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड के साथ जब हम लोग एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमको मैग्नीज मिल जाएगा और उसके अलावा मिल जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस में हीट निकलेगा यानी कि उष्मा निकलेगा। तो यहाँ पर आपको इसके साथ साथ यह रिएक्शन भी लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। यदि सिर्फ यह वाला परिभाषा लिख करके छोड़ देंगे तो आपको भी 1 नंबर दे करके छोड़ देगा, लेकिन यदि रिएक्शन के साथ लिखिएगा तो 2 नंबर आपको हर हाल में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोहा धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। लोहा का संकेत क्या होता है, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। हम आपको एक एक तत्व का संकेत बता चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लोहा धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लोहा की प्राप्ति आखिर हम लोग करते कैसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोहा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि हेमाटाइट नामक अयस्क से इसकी प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे कि लोहा धातु की प्राप्ति हेमाटाइट नामक अयस्क से की जाती है। इसके अयस्क के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर के गर्म करने से लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से मैग्नीज ऑक्साइड में हम लोग एल्युमिनियम चूर्ण मिलाते थे ताकि एल्युमिनियम चूर्ण जो है वह अपचायक का काम करे, तो लोहा के साथ भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हेमाटाइट के साथ जो लोहा का अयस्क होता है तो हेमाटाइट के साथ एल्युमिनियम चूर्ण मिला करके उसे गर्म किया जाता है और गर्म करने के साथ ही लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है। और फिर से यहां पर लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम का चूर्ण जो है वह अपचायक का कार्य करता है, यानी कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि लोहा के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मैग्नीज के बारे में याद रखेंगे तो लोहा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला सेम ही होता है। वहां पर क्या होता था कि मैग्नीज ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम चूर्ण का रिएक्शन कराते थे, और यहां पर जो लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट, इसके साथ हम लोग एल्युमिनियम चूर्ण का रिएक्शन कराएंगे, और जब इसको रिएक्शन करा करके गर्म करते हैं तो हमें लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है। और यहां पर जो एल्युमिनियम है वह अपचायक का कार्य करता है। तो अपचायक के बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि अपचायक किसे कहते हैं। चलिए इसका रिएक्शन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लोहा धातु की प्राप्ति कैसे होता है इसका रिएक्शन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। Fe2O3 + Al, यानी कि जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं तब हमें लोहा मिल जाता है, साथ ही साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और प्लस में बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, यानी कि हीट निकलता है। तो यह वाला रिएक्शन भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है इसके साथ साथ, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं लिखेंगे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो लोहा के बारे में भी आप लोग सीख गए होंगे, जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि लोहा धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो बस आप लोगों को सिंपल सा एक लाइन ध्यान रखना है कि हेमाटाइट के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं और चूर्ण मिलाकर के गर्म करते हैं तो हमें लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना ही आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि मैग्नीज के बारे में और लोहा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताते हैं कि आखिर सक्रियता श्रेणी क्या होता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। कभी कभी बाहर से भी पूछ दिया जाता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। इसे अवरोही क्रम में सजाएं, इसे अवरोही क्रम कहने का मतलब घटते क्रम में सजाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। हम आपको बताए थे कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में सजाया जाता है, यानी कि सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है और सबसे नीचे में कम क्रियाशील धातु होता है। तो बस इस प्रकार से जो व्यवस्थित किया जाता है इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है तो K लिख दिए, उससे कम क्या है सोडियम है तो Na लिख दिए, उससे क्या है कैल्शियम है तो Ca लिख दिए, उससे क्या है मैग्नीशियम है उससे कम तो मैग्नीशियम लिख दिए, मैग्नीशियम से भी कम सक्रिय धातु कौन है एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम लिख दिए, एल्युमिनियम से भी कम कौन है तो जिंक है तो Zn लिख दिए। इस प्रकार से सबसे नीचे जो आता है वो बस सोना आता है। ध्यान रखिएगा सबसे नीचे कौन आता है, सोना, यानी कि Au हो जाएगा। तो यदि
यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है तो पोटेशियम हो जाएगा, और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है तो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, Au जिसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पोटेशियम और सबसे कम सोना होता है। तो जो इस प्रकार से यहां पर व्यवस्थित किया जा रहा है कि सबसे बड़ा को यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे कम क्रियाशील है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो घटते क्रम में सजाया जा रहा है इसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक श्रेणी में सभी धातुओं को सजाया जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज को यहां पर कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर किस प्रकार के धातुओं की प्राप्ति की जाती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही के बारे में बताएंगे। ऐसे हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को 3 श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को 3 श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपके लिए पढ़ना एक ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर सबसे पहला होता है उच्च सक्रिय धातु, उसके बाद दूसरा होता है घटती अभिक्रियाशीलता और तीसरा होता है निम्न सक्रिय धातु। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के श्रेणी में धातुओं को सजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हम आपको बताए उच्च सक्रिय धातु, दूसरा बताए घटती अभिक्रियाशीलता और तीसरा बताए निम्न सक्रिय धातु। लेकिन यहां पर आपके प्रश्न में जो बार बार पूछता है कि उच्च सक्रिय धातु क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर हम आपको सिर्फ एक ही बताएंगे। बाकी जब आप लोग अगले क्लास में जाइएगा, 11th में 12th में जाइएगा, तो वहां पर आपको तीनों के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में तो समझ ही गए कि सभी क्रियाशील धातुओं को घटते क्रम में सजाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। जैसे सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम और सबसे कम सोना होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि उच्च सक्रिय धातु क्या होता है। उच्च सक्रिय धातु यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु क्या होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यह सबसे ऊपर होता है। तो इसी के बारे में लिखा गया है कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। अब यहां पर आपके पास एक नया वर्ड है, अपघटन विधि, विद्युत अपघटन विधि। ध्यान रखिएगा, आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, विद्युत अपघटन विधि। अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि विद्युत अपघटन विधि क्या होता है। विद्युत अपघटन विधि में बस सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी आयनिक पदार्थ से यदि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसे ही हम लोग विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। चाहे कोई भी रासायनिक पदार्थ ले लें, अगर उससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उससे होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन विधि बोलते हैं। तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है उच्च सक्रिय धातुओं में। किस प्रकार से, आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति गलित क्लोराइड से, ध्यान रखिएगा, जो गलित क्लोराइड होता है उससे विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। इस विधि में कैथोड पर धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और इस विधि को डाउन विधि भी कहते हैं। हो सकता है कि आपके परीक्षा में विद्युत अपघटन विधि न बोल करके डाउन विधि बोल दे और आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए डाउन विधि और विद्युत अपघटन विधि दोनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड की सहायता से सोडियम धातु की प्राप्ति करना, ऊपर में हम आपको बता चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड की सहायता से किस प्रकार से सोडियम धातु की प्राप्ति करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक काफी उच्च होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और NaCl के बारे में आप लोग जानते हैं कि NaCl का जो गलनांक होता है वह काफी उच्च होता है और इसको तोड़ने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। और किस प्रकार से इसको तोड़ा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अभी हम आपको बताएं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक काफी उच्च होता है और इसके गलनांक को कम करने के लिए इसके मिश्रण में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, यानी कि CaCl2 मिलाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है, तो क्योंकि सोडियम क्लोराइड का गलनांक काफी ज्यादा होता है और सोडियम क्लोराइड के गलनांक को कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। और ऐसा करके जब मिश्रण का विद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि जब
मिश्रण के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होता है और जो क्लोरीन गैस होता है वह एनोड पर प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर रिएक्शन भी इस प्रकार से है कि NaCl के विलयन में जब विद्युत अपघटन कराएंगे, यानी कि NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर किस प्रकार से धातुओं की प्राप्ति की जाती है, जिसमें सबसे पहला हम आपको क्या बताए, उच्च सक्रिय धातु। और उच्च सक्रिय धातु में क्या बताए कि जब कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति करते हैं तो कैसे करते हैं, तो गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि करा करके। ठीक है, जब गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि करते हैं तब हमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति होती है। और कैसे प्राप्ति होती है, तो इस विधि में कैथोड पर धातु आकर के जमा हो जाता है और एनोड पर क्लोरीन गैस जमा हो जाता है। और इस विधि को डाउन विधि भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल भी हम आपको बता दिए कि सोडियम क्लोराइड की सहायता से सोडियम धातु की प्राप्ति करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक काफी उच्च होता है और इसके गलनांक को कम करने के लिए इसके मिश्रण में कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं ताकि सोडियम क्लोराइड का गलनांक निम्न हो जाए, यानी कि कम हो जाए। और ऐसा करके जब मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाता है और जो क्लोरीन गैस होता है वह एनोड पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। चलिए, अब इसके आगे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। बताइए, सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। यह वाला प्रश्न भी आपके लिए VVI प्रश्न है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति विद्युत अपघटन से की जाती है। अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को मिलाएंगे और विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा। तो इसी को अलग से हम आपको बता रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के गलनांक को कम करने के लिए बाहर से कैल्शियम क्लोराइड को मिला देते हैं और इसके मिश्रण में जब विद्युत धारा की प्राप्ति की जाती है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त हो जाता है, जो कि अभी हम आपको ऊपर में बता चुके हैं। तो इसको ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी हम आपको देखिए यहां पर बताए थे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। और सोडियम कहां पर मिलता है, तो कैथोड पर मिलता है, और क्लोरीन कहां पर मिलता है, तो एनोड पर मिलता है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं कि एल्यूमिना धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। एल्यूमिना, जिसको कि एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिना की प्राप्ति कैसे की जाती है, तो कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से एल्यूमिना की प्राप्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन कहने का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करना, यानी कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है तो एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिना की प्राप्ति होती है, जो कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। इसका द्रव्यनांक भी काफी उच्च होता है। इसे सुचालक बनाने के लिए तथा इसके गलनांक को कम करने के लिए बाहर से क्रायोलाइट, ध्यान रखिएगा, बाहर से क्रायोलाइट एवं फ्लोस्फार मिला देते हैं, यानी कि CaF2 जिसको कि फ्लोस्फार बोलते हैं, और क्रायोलाइट यानी कि Na3AlF6 बोलते हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसका गलनांक काफी ज्यादा होता है, द्रव्यनांक भी काफी ज्यादा होता है। तो इसको कम करने के लिए इसमें बाहर से क्रायोलाइट मिलाते हैं और फ्लोस्फार मिला देते हैं। ऐसा करके जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में यह दोनों चीज मिलाने के बाद इसके जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी कि इससे होकर के जब विद्युत को प्रवाहित करते हैं, तो एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर होती है और एनोड पर O2 गैस की प्राप्ति हो जाती है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो धातु होता है वह हमेशा कैथोड पर ही प्राप्त होता है और जो गैस होता है वह एनोड की तरफ चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे कि एल्यूमिना की प्राप्ति कैसे की जाती है।
सिंपल सा लॉजिक है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिला करके विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर हमें एल्युमिनियम धातु मिल जाता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला कह रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किस अयस्क से किया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइड अयस्क से। और बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 × 2H2O, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा है कि बॉक्साइड का गलनांक कम होता है या फिर उच्च होता है, तो ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइड का गलनांक उच्च होता है, यानी कि इसको गलने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद कह रहा है कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, तो Na3AlF6, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है कि एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति के समय अयस्क का गलनांक कम करने के लिए बाहर से इस यौगिक के रूप में क्या मिलाया जाता है। अभी हम आपको ऊपर में बताएं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के गलनांक को कम करने के लिए उसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिलाया जाता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है, तो क्योंकि इसका गलनांक काफी ज्यादा होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और इसके गलनांक को कम करने के लिए ही बाहर से क्रायोलाइट को मिलाते हैं ताकि इसका जो गलनांक है वह निम्न हो जाए। ठीक है, तो गलनांक को निम्न करने के लिए ही इसे मिलाया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपघटन विधि में एल्युमिनियम धातु कहां प्राप्त होता है, तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत अपघटन विधि में जो भी धातु होता है वह कैथोड पर प्राप्त होता है, और साथ में जो गैस बनता है जैसे क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब जो गैस बनता है वह एनोड की तरफ चला जाता है, यानी कि धातु कैथोड पर और एनोड पर हमें गैस प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि एल्युमिनियम कहां प्राप्त होता है, तो कैथोड पर प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। देखिए यहां पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि एक बीकर ले लिए, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है और इसमें हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिला दिए, और जब इससे होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हमें एल्युमिनियम धातु मिल रहा है और एनोड पर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला है कि बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण निछालन विधि से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण निछालन विधि से किया जाता है। तो यहां तक भर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से बारीकी से समझा करके हम आपको बता दिए। अगर यहां तक भर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब देखिए अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सब धातुओं की प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि पोटेशियम धातु की प्राप्ति किस विधि से होता है, तो विद्युत अपघटन विधि से, कैल्शियम की प्राप्ति तो भी विद्युत अपघटन विधि से, सोडियम की, एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की, तो यह सभी के सभी धातुओं की प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि विद्युत अपघटन विधि से ही क्यों किया जाता है, तो इसका सिंपल सा आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि जितने सारे भी तत्व हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, यानी कि यह जितने सारे भी तत्व हैं यह अधिक क्रियाशील धातु हैं, यानी कि इसको गलाने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ कुछ न कुछ मिलाया जाता है ताकि इसका गलनांक कम हो जाए। जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके जितने सारे भी ऑक्साइड होते हैं सभी का गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है, और इसको गलनांक को कम करके जब इससे विद्युत अपघटन कराया जाता है तब यह जाकर के हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी धातुओं की प्राप्ति किस विधि से होता है, तो विद्युत अपघटन विधि से। ध्यान रखिएगा। लेकिन जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब धातु की प्राप्ति कार्बन अपचयन विधि से किया जाता है, और सोना और चांदी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जो उच्च क्रियाशील धातु है उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिक क्रियाशील धातु के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, और जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसके लिए कार्बन अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है धातुओं का शुद्धिकरण, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे भी प्रत्येक वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जवाब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।
बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो यहाँ तक जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और यह भी कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बताए बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि हाँ सर हम यहाँ पर अटक चुके हैं, यह वाला चीज़ हमको समझ में नहीं आया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।